हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के नए वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं जिसमें बायोलॉजी टेस्ट सीरीज़ जो हमने अभी लॉन्च करी है 3.0 जैसा कि मेंशन है। इसमें नीट यूजी के लिए, यूपी सेनेट के लिए, एमएनएस एंड बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी पे आधारित क्वेश्चंस इसमें बनाए गए हैं। और ये टेस्ट आपका 23 मार्च को हो चुका है। इसी का क्लास में हुआ है, इसी का सोल्यूशन आपको बताना है जिससे कि हर बच्चे तक हर वो बात पहुंच सके जहां पे कन्फ्यूज़न हो सकती है। 90 सवाल इसमें दिए गए हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम भी आपके सामने बना हुआ है, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। कोशिश करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन, कंसिडर द गिवन टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ए, डीएनए एप्लीकेशन अकर्स ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस। आप सब जानते हैं कि डीएनए एप्लीकेशन एस फेज में ही होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेटमेंट बी, क्रोमोसोम आर डिस्टिंक्टली विजिबल थ्रू आउट द इंटरफेस। तो ये बात गलत है क्योंकि क्रोमोसोम जो विजिबल होता है वो प्रोफेज में होता है। बेसिकली प्रोफेज से शुरू होगा, मतलब प्रोफेज से कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो प्रोफेज, मेटाफेज, इस समय आपको विजिबल होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। जी नहीं, स्टेटमेंट ए करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सेकेंड यानी दूसरा आंसर आपका सही होगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर एनवेलप। जैसा कि आप जानते हैं, जब आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो आपने उसमें देखा होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर एनवेलप से कंटिन्यूअस होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। द गोल्गी ऑपरेटस इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन एंड मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। बिल्कुल सही बात है कि गोल्गी जो है ये पैकेजिंग में और प्रोटीन मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। लाइसोसोम यानी सेकंड बी वाला पॉइंट भी आपका ठीक है। लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइड बैग ड्यू टू हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। बिल्कुल, इसमें ढेर सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और इसे सुसाइड बैग कहा जाता है, तो ये भी आपका सही है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, पैराक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट ये तीन के तीनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। डी जो आपका है ये इसमें इनकरेक्ट है। वैक्यूल मेंटेन टर्जिडिटी इन द प्लांट सेल, ये बात भी ठीक है। तो डी ऑप्शन जिसमें है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे डी है इसलिए ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। ए, बी, सी एंड ई इज ओनली करेक्ट। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन। याद करिएगा, रेस्पिरेशन की बात कर रहा है और एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं हम क्रेब्स साइकिल और ईटीएस में जाने की बात करेंगे। तो यस, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स थ्रू ए साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, जब बात कर रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की, तो यहां पे ग्लाइकोलिटिक पाथवे तो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की बात यहां नहीं हो रही है। अब बात आती है क्रेब्स साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जो क्रेब्स साइकिल आपका है ये होता है मैट्रिक्स में, जबकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है। ठीक है। ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है, तो आपको दोनों पॉइंट याद रखना है। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? थर्ड। तो एक चीज ध्यान और रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस कहां होगी, तो साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल कहां होगा? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ईटीएस कहां होगा? तो इट ऑपरेट्स ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कभी कभी पूछते हैं लिंक रिएक्शन कहां होगी, जो पायरुविक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम पे जोड़ बनाने की बात होती है। तो ये भी याद रखिएगा कि दैट इज ऑपरेट्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एज वेल। तो थर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यस, मैचिंग का सवाल है। जाइगोटीन, इसको यहां से मैच कराते हैं। जाइगोटीन की अगर आप बात करें तो जाइगोटीन में सिनेप्सिस होती है, तो याद रखिएगा ए किसके साथ जाएगा, तो क्यू के साथ जाएगा, पैसिटीन क्रोमोसोम। अब बी जो पैसिटीन है इसमें क्या होगा, तो क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है। डिप्लोटीन, सी डिप्लोटीन में कैजमेटा विजिबल होगा, यानी कहीं ना कहीं आर की बात कर रहे हैं। और डायाकैनेसिस, एस टर्मिनलाइजेशन, तो ए क्यू, यानी ये दो ऑप्शन चले गए। ठीक है। अब बात आती है बी का पी। बी का पी दोनों में है। सी का आर, सी का आर किसमें? यहां पे नहीं है,
तो यस, आंसर सेकेंड। ये सवाल बहुत पूछा जाता है नीट में, याद रखिएगा, इस पे सवाल आता ही आता है, मैचिंग में जनरली सवाल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच स्टेज ऑफ मियोसिस इज शोन इन द गिवन फिगर। इस डायग्राम को देख के आपको बताना है कि मियोसिस की कौन सी स्टेज है। देखिए, ये मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, मेटाफेज 2 है या एनाफेज 2 है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे मेटाफेजिक प्लेट एक है, और आपने पढ़ा होगा कि मेटाफेज 1 में मेटाफिजिक प्लेट की संख्या 2 होती है, आप अगर डायग्राम को चेक करेंगे तो चूंकि यहाँ पे एक ही है और मेटाफेज यानी इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन है, इसलिए मेटाफेज 1 तो नहीं हो सकता। यस, आंसर यहाँ पे होगा मेटाफेज सेकेंड। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इन प्लांट एक्सपोज टू हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी, ऑप्टिमल CO2, एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, कंडीशन बता रहा है, आपको मार्क करनी है। ATP भी है, NADPH भी है, ढेर सारे लोग हैं। यट कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस डिक्लाइन मार्कली आफ्टर सम टाइम, यानी कह रहा है लाइट रिएक्शन हो रही है लेकिन थोड़ी देर बाद डार्क रिएक्शन नहीं चल पा रही है। क्यों नहीं चल पा रही है? और भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं डार्क रिएक्शन जो आपकी है इसके चलने में दिक्कत हो रही है। रुबिस्को इज प्रेजेंट इन नॉर्मल अमाउंट एंड RUBP लेवल फॉल प्रोग्रेसिवली। कह रहे रुबिस्को है लेकिन RUBP आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, यानी RUBP जहां से मिलना चाहिए वहां से मिल नहीं रहा। एनालिसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट मेटाबोलाइट्स शो एक्युमुलेशन ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट। कह रहे हैं कि जो ट्रायोस फॉस्फेट है ये एक्युमुलेट होता जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं एक बात समझ में आ रही है कि ट्रायोस फॉस्फेट RUBP में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। आपने पढ़ा होगा केल्विन साइकिल, और उसमें कहा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप टू कंटिन्यू द साइकिल, यानी रिजनरेशन कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। कह रहे इन द स्ट्रोमा व्हाइल फॉस्फेट लेवल इन द स्ट्रोमा आर लो बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन। क्या हो सकता है? तो रिड्यूस्ड एक्टिविटी ऑफ फोटोसिस्टम 2G नहीं, वहां तो ऑलरेडी ATP है। इंपेयर्ड रिजनरेशन फेज ऑफ द केल्विन साइकिल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही बात होगी। काफी अच्छा सवाल है, एनालिटिकल अप्रोच पे बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे प्लांट अडॉप्टेड हॉट एंड ड्राई कंडीशन रिड्यूसेस फोटो रेस्पिरेशन बाय सेपरेटिंग इनिशियल CO2 फिक्सेशन एंड केल्विन साइकिल। सच प्लांट करेक्टरिस्टिक सो क्या शो कर रहा है, यानी ऐसे प्लांट की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, हॉट ड्राई कंडीशन है, इनिशियल CO2 फिक्सेशन और जो सेकेंड लेवल फिक्सेशन होता है दोनों अलग अलग है। फोटो रेस्पिरेशन काफ़ी घट गया है, आप जानते हैं ऐसी चीज़ क्रेंज एनाटॉमी के केस में ही दिखेगी। क्रेंज एनाटॉमी कहाँ मिलेगी? C4 प्लांट। काफ़ी अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा। अक्सर एक सवाल और पूछता है C3 और C4 प्लांट में इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? तो C3 और C4 प्लांट में जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो फोटो रेस्पिरेशन का है। इसमें अभी एक आध दो सवाल और इस पे बेस्ड हैं, अभी आगे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड नॉमेनक्लेचर। स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पहचानना है कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो इन टैक्सोनॉमिक हियरार्की जीनस इज हायर कैटेगरी देन स्पीसीज बट लोअर देन द फैमिली। अगर आप इसको पूरी सीक्वेंस देखें, किंगडम, यस, आगे स्पीसीज आ जाएगा, तो के फॉर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। कह रहे हैं कि जीनस इज हायर कैटेगरी देन द स्पीसीज। बिल्कुल सही बात है, जीनस स्पीसीज से हायर है, लेकिन लोअर देन द फैमिली, ये बात भी ठीक है, फैमिली से नीचे है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑथर साइटेशन फॉलोइंग स्पीसीज नेम इंडिकेट द साइंटिस्ट हु फर्स्ट वाइडली पब्लिश्ड इट। बिल्कुल सही बात है, ये ऑथर साइटेशन जो होता है उन्हीं पे बेस्ड होता है जिस साइंटिस्ट ने इसको वैलिडली पब्लिश किया है। द टर्म टैक्सॉन, यानी ये भी सही है, द टर्म टैक्सॉन रिफर्स एक्सक्लूसिवली टू ए रैंक एंड नॉट टू ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। देखिए, जो टैक्सॉन है ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है और ये किसी
एक पर्टिकुलर रैंक के लिए नहीं है, इट इज फॉर एनी रैंक, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर के लिए हम नहीं कह सकते, इसलिए ये ऑप्शन आपका पॉइंट गलत होगा। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंटिफिक नेम, इसीलिए दिया ही गया था बाइनोमियल कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यानी हर देश में हर जगह पे एक ही नाम, जैसे मैंगीफेरा इंडिका है तो मैंगो को कहीं भी कहेंगे मैंगीफेरा इंडिका ही कहेंगे। स्पेसिफिक एपिथेट अलोन, कह रहे हैं स्पेसिफिक एपिथेट अकेले कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म, नहीं सर ये बात सही नहीं है। क्यों? अगर हम एक नाम लें, यहां पे एक एग्जांपल लें, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, एक नाम और भी है रोजा इंडिका। अब ये स्पेसिफिक एपिथेट है, लेकिन इंडिका से क्लैरिटी नहीं आती है कि ये मैंगो है या रोज है। तो याद रखिएगा स्पेसिफिक एपिथेट किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें क्लियरली बता नहीं सकता। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, कौन कौन से गलत हो गया, तो आप चेक कर लीजिएगा। सी रॉन्ग है और ई रॉन्ग है, तो ए बी डी फर्स्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब ए कंप्लीट फ्लावर। आप जानते हैं कंप्लीट फ्लावर के लिए क्या होना चाहिए, कैलिक्स, कोरोला, यानी कैलिक्स होना चाहिए, कोरोला होना चाहिए, एंडोसियम होना चाहिए और गैनोसियम होना चाहिए। तो ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, इट कंटेन्स कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गैनोसियम। बिल्कुल इन्हीं चारों, जब चारों होंगे तो क्या बोला जाएगा, कंप्लीट फ्लावर। और अगर चारों में से कोई मिसिंग है तो क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 10, डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। देखिए जब सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये बात पढ़ते हैं आप, एक सिनगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन, ये यूनिक कैरेक्टर है और ये सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है एंजियोस्पर्म में। यहाँ पे कई सवाल पूछते हैं, कितने स्टेप्स हैं सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन, कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 11, टेंडल इन कुकुरबिट्स अराइज फ्रॉम एक्सिलरी बड। जो टेंडल है कुकुरबिट्स में, ये एक्सिलरी बड से अराइज होता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। टेंडल आर मॉडिफाइड स्टेम दैट हेल्प इन क्लाइंबिंग, दैट्स अगेन वेरी गुड स्टेटमेंट, और ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं से भी एक्सप्लेन करने वाली बात साबित नहीं हो रही है। यस, तो भैया करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात नहीं होगी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, डीएनए कंटेंट चेंजेस ड्यूरिंग सेल साइकिल, क्रोमोसोम नंबर डज नॉट अनलेस सेंट्रोमेर सेपरेट। बिल्कुल सही बात है, जब भी हम सेल साइकिल पढ़ते हैं तो कहते हैं क्रोमोसोम का जो नंबर है ये चेंज नहीं होता। कब तक चेंज नहीं होता, जब तक सेंट्रोमेर स्प्लिट ना करे, सेपरेट ना करे, है ना। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही स्टेटमेंट है। अगला, क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इन प्लांट साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय फॉर्मेशन ऑफ फरो, नहीं सर फरो नहीं, सेल प्लेट, सेल प्लेट फॉर्मेशन। फरो फॉर्मेशन जो है वो एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता, ठीक है। तो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। अभी शुरुआत में एक क्वेश्चन आया था कि क्रोमोसोम कब विजिबल होते हैं, तो मैंने कहा था कि प्रोफेज में यानी जब कंडेंसेशन शुरू हो जाता है तो विजिबल होने की बात आएगी। तो आई थिंक फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो कितने पूछ रहे हैं, करेक्ट कितने हैं, तो भैया 3 आपके इसमें क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस लाइज इन इट्स रोल। मियोसिस का रोल पूछ रहे हैं। वैसे मियोसिस का मेन रोल वेरिएशन होता है, बट फिर ये ऑप्शन चेक करते हैं, इंक्रीजिंग क्रोमोसोम नंबर, जी नहीं सर इंक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग, प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल, अभी मैंने वेरिएशन कहा था तो ये गलत हो गया, फैसिलिटेटिंग टिश्यू रिपेयर एंड ग्रोथ, ये जो टिश्यू रिपेयर एंड ग्रोथ है ये माइटोसिस की बात है, मेंटेनिंग कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर अक्रॉस जनरेशन, बिल्कुल सही बात है। आप ये बात समझते भी हैं, मान लीजिए कोई एक मेल है 2n है, एक फीमेल है 2n है, और अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये 4n हो जाएगा, जबकि हम मियोसिस करा के गैमीट फॉर्मेशन के दौरान इसको n करा लेते हैं, ये इसमें भी n हो जाता है, और दोनों जब फ्यूज करते हैं तो 2n हो जाता है।
यानी क्रोमोसोम का नंबर पहले भी और बाद में भी मेंटेन रहता है। एंड ये कौन करा पाता है? ये मियोसिस करा पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। Yes, during the light reaction of photosynthesis, absorption of proton lead to movement of electron through a series of carrier embedded in the thylakoid membrane. This movement ultimately results in, बेसिकली कहना ये चाहते हैं, लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोन को अब्जॉर्ब करा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। दिस मूवमेंट इज अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन, सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो आप भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का जो मेनली यहाँ उद्देश्य है वो एटीपी फॉर्मेशन है। पढ़ लेते हैं। फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली नहीं है। जनरेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर एटीपी सिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में आपने ये बात पढ़ी है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करना है, थैलाकॉइड के ल्यूमेन में प्रोटॉन को एक्युमुलेट करना है और फिर ल्यूमेन से स्टोमा में ट्रांसफर करना है और स्टोमा साइड में एटीपी फॉर्मेशन की बात करनी है। तो यस, सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। कंसिडर द गिवन टू स्टेटमेंट, वास्कुलर बंडल इन डाइकॉट स्टेम आर कंजॉइंट, कोलेट्रल एंड ओपन। बिल्कुल सही बात है, कंजॉइंट, कोलेट्रल और ओपन होता है, आपने पढ़ा होगा। यहां पे ऐसा स्ट्रक्चर की आप बात करते हैं, ये आपका कैम्बियम होता है। ठीक है, कैम्बियम है। प्रेजेंस ऑफ, ये सही है, प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम परमिट्स सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकॉट सिस्टम, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये दोनों, यानी जो कैम्बियम है यही सेकेंडरी ग्रोथ की बात करता है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली। तो आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। एक सेकेंड, दोनों स्टेटमेंट सही वाले फर्स्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, काफी अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन G1 एंड S चेक पॉइंट, अगर आप यहां देखते हैं G1 और S चेक पॉइंट में, इंश्योर्स डीएनए इंटीग्रिटी बिफोर रेप्लिकेशन इफ डीएनए डैमेज इज डिटेक्टेड। कह रहे हैं कि अगर डीएनए डैमेज डिटेक्ट हुआ, डीएनए डैमेज अगर होता है तो P53, क्या लिखा है? P53 प्रोटीन इज एक्टिवेटेड। तो P53 प्रोटीन क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, देन लीडिंग टू P21 प्रोडक्शन, P21 का प्रोडक्शन होगा। और अगर P21 का प्रोडक्शन हो गया तो ये साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देता है। साइक्लिन इनहिबिट, साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देगा, यानी आगे आपका सेल डिवीजन प्रोसीड नहीं करेगा। ये एक इंफॉर्मेशन आपको सवाल में दी गई है। प्रिवेंटिंग RB फॉस्फोरिलेशन एंड ETF रिलीज, दस हॉल्टिंग S फेज एंट्री फॉर द रिपेयर और एपोप्टोसिस, यानी अब रिपेयर में चला जाए। अगर ये सब हुआ तो एक केस दिया गया आपको, आप कह रहे हैं इस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड ऑन above what would be the most likely consequences, पूरी बात अगर आपने पढ़ ली हो, if 53 जीन is mutated, आप कह रहे हैं कि पहले कहा अगर डीएनए डैमेज होगा तो P53 एक्टिवेट हो जाएगा, P21 एक्टिवेट हो जाएगा और आगे की चीजें कंटिन्यू नहीं होंगी और सेल या तो चली जाएगी रिपेयर में या चली जाएगी एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, अब कह रहे हैं P53 म्यूटेटेड हो गया। अब अगर P53 म्यूटेटेड हो गया है या नॉन फंक्शनल हो गया है, मान लीजिए हमारा डीएनए डैमेज है और ये काम नहीं कर रहा है, तो हमारी जो सेल है उसमें क्या हो सकता है? द सेल विल इज अरेस्ट एट G1S चेक पॉइंट इवन विदाउट डीएनए डैमेज। नहीं, अगर डीएनए डैमेज नहीं है तो फिर अरेस्ट होने की कोई बात ही नहीं है, फिर चीजें कंटिन्यू रहेंगी। डीएनए डैमेज मे नॉट ट्रिगर सेल, हो सकता है भाई डीएनए डैमेज नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर डीएनए डैमेज है तो जो समस्या पहले आती थी वो अब नहीं आएगी। क्या होगा? डीएनए डैमेज होने से P53 एक्टिवेट नहीं होगा, तो जो हमारी सेल पहले फिल्टर होके बन जाती थी अब फिल्टर नहीं हो पाएगी और उस
सेल के कैंसरस होने के चांसेस हैं। आप कहेंगे क्यों? P53 काम नहीं कर रहा है, डीएनए डैमेज है, तो धीरे धीरे म्यूटेशन एक्युमुलेट हो सकता है, और म्यूटेशन अगर होगा तो कैंसर होने के चांसेस कल को हैं। ठीक है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन है। ये पैराग्राफ दे के आपसे केस पूछा गया, केस स्टडी आप इसे कह सकते हैं, काफी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17, ए प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस्ड मेनली इन यंग ग्रोइंग टिश्यू, elongation of cells particularly in stem and coleoptile। देखिए यहां पे कोलेप्टाइल की बात करी गई है, और आपको याद होगा एक टेस्ट आप पढ़ते हैं, एवेना कर्वेचर टेस्ट, ये ऑक्सिन के लिए होता है, गिवन बाय F.W. बेंट। तो आंसर यहां क्या हो जाएगा? ऑक्सिन। अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, रिगार्डिंग द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सेल स्ट्रक्चर, पहला ऑप्शन, सेल स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन वर मेजर क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बात बिल्कुल ठीक है। फंजाई वर सेपरेटेड फ्रॉम प्लांट प्राइमरली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल सही बात है। फंजाई वर सेपरेटेड फ्रॉम प्लांट क्योंकि इसमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता था, इसलिए अलग किया गया। प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। आपको याद होगा डायटम्स हैं, डायनोफ्लाजेलेट्स हैं, यूग्लिनाइड्स हैं, क्राइसोफाइट्स हैं, प्रोटोजोन्स हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। प्रोकैरियोट्स वर प्लेस्ड अंडर मोनेरा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये बात भी ठीक। वायरस वर इंक्लूडेड अंडर प्रोटिस्टा, जी नहीं, वायरस को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो ABCD आपका सही है और E ऑप्शन आपका गलत है। तो फोर्थ आंसर होना चाहिए। इसमें एक दो इंफॉर्मेशन आपको और बतानी है। RH विटेकर का क्लासिफिकेशन जो आया था ये कब आया ये पता होना चाहिए, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये पता होना चाहिए, और इसमें कौन कौन सा क्राइटेरिया लिया गया, इसमें सवाल काफ़ी अच्छे बनते हैं। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसमें है, तो मोनेरा में है, यह भी आपको पता होना चाहिए। हर प्रकार का न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है, तो काफ़ी अच्छे सवाल यहाँ बनते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, लाइट रिएक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स इन थैलाकोइड ल्यूमेन, बिल्कुल सही बात है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है? थैलाकोइड ऑफ ल्यूमेन में होता है, जिसमें फोटोलिसिस में अब तो नहीं है, मैंगनीज और क्लोराइड आयंस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ NADP+। देखिए लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस समय NADP+ रिलीज होने की बात नहीं करते। देखिए फोटोलिसिस जब होता है तो लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस होता है, उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, ना कि NADP+ के रिडक्शन के दौरान की बात कर रहे हैं। PS2 अब्जॉर्ब्स लाइट मैक्सिमली एट 6 AT, ये बात बिल्कुल ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन इन्वॉल्व्स ओनली PS1, ये बात भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ATP सिंथेसिस अकर्स इन स्ट्रोमा। अब देखिए ये सवाल, ये जो पॉइंट है ई वाला, अक्सर यहाँ पे लगता है कि पता नहीं इसमें क्या होगा, तो ATP सिंथेसिस अकर्स इन द स्ट्रोमा। लाइट रिएक्शन में स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा साइड में होता है ना एक्चुअल में, अगर आप डायग्राम याद करेंगे तो यस ई वाला भी आपका सही है। हो सकता है कोई इसको गलत कह दे, तो गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आपका आंसर हो जाएगा A, C, D और E। कौन गलत है मैं लिख दे रहा हूँ बहुत साफ साफ कि B वाला पॉइंट आपका इसमें इनकरेक्ट है, क्योंकि अक्सर स्टेटमेंट वाले सवाल में बच्चा ये जानना चाह रहा है कि कौन सा गलत है और क्यों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। अभी हमने पिछले किसी सवाल पर डिस्कस किया था कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलिसिस इज एन एरोबिक प्रोसेस। देखिए ग्लाइकोलिसिस को एरोबिक नहीं कह सकते, ये कॉमन पाथवे है, कॉमन है एरोबिक के लिए भी और एरोबिक के लिए भी। तो इसमें एक स्टेटमेंट आपका सही होगा और एक स्टेटमेंट आपका गलत होगा, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, द डायग्राम शो सेल वॉल ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपको याद होगा ये किसका डायग्राम होगा, तो ये डायटम्स का डायग्राम है, आपको आपने पढ़ा ही होगा। ये डायग्राम आपको बता रहा है कि आप इनकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ये जो सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं, एपिथीका और हाइपोथीका की बात कर रहे हैं। डायग्राम देख के ही आपने आंसर कर दिया होगा, फिर भी हम पढ़ देते हैं। पूछा भी आपसे यही जा रहा है कि इतना सब कुछ देख के आप नाम बता दीजिए, काफ़ी आसान सवाल है, फिर भी करते हैं। सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर की बात करें तो द सेल वॉल इज एम्बेडेड विद सिलिका मेकिंग इट्स इंडेस्ट्रक्टेबल, बिल्कुल सही है। दीज सेलेसियस
पहले वाला पढ़ लेते हैं पहले। सॉफ्ट बॉक्स स्ट्रक्चर, द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ टू ओवरलैपिंग हाफ, अपर वाले को एपिथीका बोल रहे हैं, लोअर वाले को हाइपोथीका बोल रहे हैं, और ये सॉफ्ट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, जाहिर सी बात है डायटम्स है। इसमें सिलिका का डिपोजिशन हो जाता है जिससे सेल वॉल इंडिस्ट्रक्टेबल हो जाती है। 2016 में से नीट में पूछा भी गया था कि ये डिस्ट्रक्टेबल है या इंडिस्ट्रक्टेबल है, तो इंडिस्ट्रक्टेबल है। आप आंसर बता दीजिए सीधे, आंसर इज डायटम्स। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं, प्रोटिस्टा में पहला एग्जाम्पल है, चेक कर लीजिएगा जाके। 22, ये सवाल एनसीईआरटी के बाहर का है, आप कह सकते हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, एक्चुअल में ये एलिफेंट की बात कर रहे हैं, हमारे विरासत में जिसको हमने संभाल के रखा हुआ है, तो विरासत की बात कर रहे हैं, एलिफेंट की बात कर रहे हैं, जिसे आप एलिफस कहते हैं, साइंटिफिक नेम एलिफस मैक्सिमस। एक सवाल और पूछना बताना चाह रहा हूं बेसिकली, एलिफेंट का मैक्स, तो आंसर हो गया, फोर्थ आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी अनयूजुअल सवाल पूछ लेते हैं, जैसे एक बार रिवर डॉल्फिन पूछ लिया गया था, तो मे भी पूछा जा सकता है। अक्सर एलिफेंट के लिए एक सवाल और पूछ लेते हैं, एक बार कमेंट में आप बताइएगा, मैक्सिमम गैस्टेशन पीरियड जो होता है वो एलिफेंट का ही है, तो कमेंट में आप बताइए कितना होता है ना। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो कितना है, कितने दिन और कितने मंथ, तो मुझे लगेगा कि आपने सवाल जरूर देखा है जब आप कमेंट करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये बात बिल्कुल ठीक है। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल यील्ड 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, करेक्ट। नेट गेन ऑफ एटीपी इज 4 मॉलिक्यूल, नहीं सर 2 मॉलिक्यूल, है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। एनएडी इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, करेक्ट। ग्लाइकोलिसिस रिक्वायर्स ऑक्सीजन, नहीं सर, ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी डी, ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक डॉर्फ प्लांट है, नॉर्मल लीफ डेवलपमेंट शो कर रहा है, लेकिन इलोंगेट्स इंटरनोड, यानी इंटरनोड इलोंगेशन में फेल हो गया। एप्लीकेशन ऑफ हार्मोन जो कि रिस्टोर करे नॉर्मल हाइट को विदाउट अफेक्टिंग लीफ नंबर। अनदर हार्मोन डिले एजिंग बट डज नॉट करेक्ट हाइट। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, यानी 2 हार्मोन की बात कर रहे हैं, एक एजिंग को डिले कर दे रहा है लेकिन हाइट को करेक्ट नहीं कर पा रहा है, और जो दूसरा है जो इंटरनोडल इलांगेशन को बढ़ा सकता है। अब सवाल आता है कि डॉर्फ प्लांट को कौन ओवरकम कर पाएगा। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, विच हार्मोन डिफिशियंसी इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फिज्म, कौन सा हार्मोन है। तो ये इधर वाले की बात कर रहे हैं, या लास्ट में जो बात दिया गया है कि अनदर हार्मोन जो कि डिले कर रहा है एजिंग को बट डज नॉट करेक्ट द हाइट। तो भैया आंसर आपका, आप जान भी गए होंगे आंसर, है ना, तो बता दीजिए। यस, डॉर्फिज्म को अगर कोई ओवरकम कर सकता है तो वो जिब्रेलिन है। इंटरनल इलांगेशन आपने शुगर केन में पढ़ा होगा, 20 टन पर एकड़, शायद याद हो। क्वेश्चन नंबर 25, which tissue is responsible for providing mechanical support to young dichotostem? मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग डाइकोटिस्टम, तो यस इसमें आंसर होना चाहिए कोलेनकाइमा प्रेजेंट इन हाइपोडर्मिस। ये फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा बिल्कुल। एनसीईआरटी में अगर आप देखना चाहें तो पेज नंबर 75 क्लास 11th में चेक कर सकते हैं जाके, ठीक है, इस पर कुछ समझाने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, इन द केल्विन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर्स व्हेन CO2 कंबाइन विद 5 कार्बन शुगर। तो याद रखिएगा CO2 जब जुड़ता है तो वो ReBP के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो रेबुलोज मोनोफॉस्फेट जी नहीं, रेबुलोज बिस फॉस्फेट की बात कर रहे हैं, आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27, ऑक्सिन प्रमोट सेल एलोंगेशन बाय इंक्रीजिंग सेल वॉल प्लास्टिसिटी। सेल वॉल प्लास्टिसिटी मतलब सेल वॉल की एक्सटेंसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। जिब्रेलिन स्टिमुलेट बॉल्टिंग इन रोजेट्स प्लांट्स, जी बताइए। यस, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। साइटोकाइनिन डिले सेनेसेंस, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं एब्सिसिक एसिड प्रमोट सीड जर्मिनेशन। सर एब्सिसिक एसिड इनहिबिटरी हार्मोन है, ये ऐसा कोई काम नहीं करेगा। इथाइलिन इन्वॉल्व इन फ्रूट रैपनिंग, ये फैक्ट्स हैं सारे, आपको एनसीईआरटी से याद करने होंगे। तो आंसर A B C E सही है, डी इसमें आपका इनकरेक्ट है, मैंने पहले बता दिया, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, तो शायद थर्ड होना चाहिए। यस, थर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कह रहे हैं प्रोटीन फॉर्म्स कंटिन्यूअस रिजिड लेयर अराउंड लिपिड मॉलिक्यूल। नहीं सर, ये नहीं, जो
बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर बनाता है। लिपिड आर एम्बेडेड विद इन प्रोटीन मैट्रिक्स, जी नहीं सर, प्रोटीन एम्बेडेड होता है। प्रोटीन, बोथ प्रोटीन एंड लिपिड आर इमोबाइल, जी नहीं। आपने एक सवाल अक्सर 2008 में पूछा गया था एपीएमटी में, लिपिड कैन फ्लिप फ्लॉप बट प्रोटीन कैन नॉट। तो याद रखिएगा, प्रोटीन और लिपिड दोनों इमोबाइल हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकता जबकि लिपिड कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रोटीन आर डिस्पर्स्ड इन लिपिड बाइलेयर एंड सो लेटरल मूवमेंट, यस बिल्कुल सही बात है। एक बात और, जो फॉस्फोलिपिड है वो लेसिथिन है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे 4th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजर्व फूड मटेरियल इन फंजाई। तो रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो स्टार्च, ये प्लांट में है। इनुलिन, ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है। सेलुलोज, सेल वॉल ऑफ प्लांट में। ग्लाइकोजन, यस 4th इज द करेक्ट आंसर। ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल है फंजाई में। क्वेश्चन नंबर 30, in plant cell ATP formation linked to electron transport occurs due to proton movement across inner mitochondrial membrane. This process is explained by, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो एटीपी फॉर्मेशन में जब भी हम प्रोटॉन मूवमेंट की बात करेंगे तो कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस गिवन बाय पीटर माइकेली, याद रखिएगा, बहुत आसानी से आप ये सवाल याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोटिस्टम मेनली ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ। तो बात कर रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ की, तो भैया एपिकल मेरिस्टम नहीं, इंटरकैलरी नहीं, प्राइमरी जाइलम नहीं, आंसर इज वास्कुलर कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ इज डन बाय वास्कुलर। आप कहेंगे सर एपिकल और इंटरकैलरी कौन क्या करेगा, तो ये प्राइमरी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, नाउ लेवर वर्ड्स मैचिंग करनी है तो ये देख लेते हैं। लेवर वर्ड्स ए, तो ए किसके साथ जाएगा, गैमेटोफाइट विद लीफी स्ट्रक्चर, नहीं लीवर वर्ड चेक करते हैं। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट विद वैस्कुलर टिश्यू, गैमेटोफाइट विद थैलॉइड बॉडी, ए का आर। अब ए के आर पे जैसे गए तो ए 2 ऑप्शन चले गए। अब बात आती है मॉसिस, गैमेटोफाइट विद द लीफी स्ट्रक्चर, तो बी के साथ जाएंगे तो बी में पी हो जाएगा, ठीक है। तो बी में पी सिर्फ 3rd ऑप्शन में है, यहीं से आंसर हम कर सकते हैं। जो जिम्नोस्पर्म है ये सीड वेयरिंग है, तो आप आंसर तो आपका ही गया है 3rd, ठीक है। बाकी जो दिया मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, बेस्ट डिफाइन ए स्पीसीज। आप अक्सर अर्नेस्ट मेयर का कॉन्सेप्ट है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी अगर एक स्पीसीज है तो अपने स्पीसीज के मेंबर्स में वो इंटरब्रीड कर सकता है, यानी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर अपीयरेंस, ये कोई जरूरी नहीं है सर सेम डिफरेंट जीनस में भी हो सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, यस, आपस में सेक्सुअल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। इजी सवाल है, रिपीट होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, फोटो रेस्पिरेशन इज मैक्सिमम अंडर कंडीशन ऑफ। देखिए बहुत सीधा सीधा सवाल है। पहली बात तो फोटो रेस्पिरेशन C3 C4 प्लांट में अगर पूछा जाए कहाँ होता है तो C3 प्लांट में होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, फोटो रेस्पिरेशन तब होता है जब CO2 का लेवल ऑक्सीजन से कम हो, याद रखिएगा। तो हाई CO2 कंसंट्रेशन एंड लो O2, सर जी नहीं। लो लाइट इंटेंसिटी, सर जी नहीं। हाई ऑक्सीजन, यस, ये ऑक्सीजन यहां क्या है, ज्यादा है, एंड लो CO2, यस, ये आपका हो जाएगा। तो आंसर 3rd। इस पे काफी अच्छे सवाल बनते हैं, आप ध्यान से सवाल को पढ़िएगा, कंफ्यूज भी कर देता है एग्जामिनर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाइकॉट स्टेम एनाटॉमी। वास्कुलर बंडल आर कंजॉइंट कोलेटरल ओपन, किसके बारे में बात कर रहे हैं, डाइकॉट स्टेम। पहले ये ध्यान रखिएगा किसके बारे में पूछ रहा है तब करिएगा। तो यस, कंजॉइंट कोलेटरल ओपन, बिल्कुल सही। हाइपोडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, नहीं सर, अभी मैंने पीछे किसी सवाल में बोला था कि कोलेनकाइमा, तो ये गलत हो गया। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, ये मोनोकॉट में एब्सेंट होता है, यहां पे एब्सेंट जैसी कोई बात हम नहीं करते, ये आपका गलत हो गया। इंडोडर्मिस इज इनकॉन्स्पिक्यूअस, बिल्कुल सही बात है, इंडोडर्मिस इनकॉन्स्पिक्यूअस है क्योंकि इंडोडर्मिस यहां पे पुअरली डेवलप है। क्यों पुअरली डेवलप है, यहां पे कैस्पेरियन स्ट्राइप्स नहीं है, कैस्पेरियन स्ट्राइप्स एब्सेंट है, इसलिए पुअरली डेवलप है, याद रखिएगा। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। प्रोटोजाइलम इज एंडार्च, ये बात बिल्कुल सही बात है, और एग्जार्च होता तो वो रूट में होता। तो ए
DNE, कोई ऑप्शन है? यस, ADNE। अक्सर स्टेटमेंट वाले में थोड़ा रुकना चाहिए, आराम से स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए, किसके बारे में पूछ रहा है इसका ध्यान रखिएगा, तब आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 36, इन प्रोकैरियोट सेल जेनेटिक मटेरियल इज नॉट इंक्लूड, हम जानते हैं विद इन ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, बट इट इज प्रेजेंट इन डिस्टिंक्ट रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, एक स्पेसिफिक रीजन में पाया जाता है, एंड दिस रीजन इज रिफर्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। नहीं, न्यूक्लियोलस होता ही नहीं है सर, यस न्यूक्लियोलस, सॉरी न्यूक्लियोइड, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोट्स में एक स्पेसिफिक रीजन है जहां जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप यहां एब्सेंट है पूरी तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, नाउ मिडिल लैमेला ऑफ द प्लांट सेल वॉल इज मेनली इन्वॉल्व इन, मिडिल लैमेला जो है ये किस में इन्वॉल्व होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं दो सेल को जोड़ने में इस्तेमाल होता है, कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट रिच होता है, तो अलाउइंग सेलेक्टिव प्लूरल नहीं सर, ये सब नहीं है, इसमें सीधे आंसर आप टिक कर लीजिएगा, सीमेंटिंग नेवरिंग प्लांट सेल टुगेदर। अक्सर एक सवाल यहां और पूछा जाता है, दो सेल के प्रोटोप्लाज्म को कौन जोड़ेगा? कमेंट में आंसर करें, दो सेल के प्रोटोप्लाज्म को कौन जोड़ेगा? दो अगल बगल के सेल है, दोनों सेल के प्रोटोप्लाज्म को कौन जोड़ता है? आंसर मैं आपको पहले बता दूं, मिडिल लैमेला नहीं है, आंसर आपको ढूंढना है और कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। तो फोर्थ आंसर हो गया, याद रखिएगा, इजी सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 38, विद रेफरेंस टू मियोसिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान रखना है किसके बारे में पूछ रहे हैं, तो मियोसिस के बारे में पूछ रहे हैं, नहीं एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 38, मैंने 39 पढ़ दिया, ओके। सर्टेन बैक्टीरियल सेल कंटेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, प्रोकैरियोट याद करिएगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की बात कर रहे हैं, और जब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की बात करते हैं तो तुरंत आपके मन में, हमारे मन में प्लाज्मिड आता है, याद रखिएगा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, छोटा है, स्मॉल है, लेकिन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वो करता है, तो कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द मेन क्रोमोसोम एंड ऑफन कैरी जीन प्रोवाइडिंग सर्वाइवल एडवांटेज अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। जब आप बायोटेक करते हो तो सेल के इस टॉपिक को बायोटेक से कोरिलेट करिएगा तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। प्लाज्मिड के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जीन होते हैं, बहुत यूजफुल जीन होते हैं, लेकिन वो हों ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो ऑप्शन चेक करेंगे, पूछ रहा है सिंपल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के बारे में बात कर रहा है, बता दीजिए। तो प्लाज्मिड कैरिंग नॉन एसेंशियल बट यूजफुल जीन, भाई एसेंशियल का मतलब वो नहीं होगा तो सर्वाइवल नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, नॉन एसेंशियल है। इपिसोम की बात नहीं है, मिजोसोमल जैसी कोई बात नहीं है, इसकी बात नहीं। आंसर फर्स्ट है, इजी सवाल है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन याद करिएगा, टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन की बात कर रहे थे, जब आप PBR 322 पढ़ते हो तो वहां जाके आप लिंक कर सकते हैं। सेल और बायोटेक दोनों का जुड़ा हुआ पॉइंट है, आपका पहला आंसर हो जाएगा, इजी है। कुछ लोग कह सकते हैं नॉन एसेंशियल सर, आप कह रहे हैं नहीं सर, नॉन एसेंशियल होता है और यूजफुल है, मैं कह रहा हूं ना यूजफुल है। अब कैसे यूजफुल है इसके लिए बायोटेक देखिए। यस, अगला सवाल, विद रेफरेंस टू मियोसिस कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिनेप्सिस अकर्स ड्यूरिंग जाइगोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल पूछते हैं, याद कर लीजिएगा। प्रोफेज 1 ऑफ जाइगोटीन में होलिकुल होता है। कैज़मेटा फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद क्रॉसिंग ओवर, बिल्कुल सही बात है। कैज़मेटा फॉर्मेशन क्रॉसिंग ओवर से ही जुड़ा होता है, उसी क्रॉसिंग ओवर से ही तो बनता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से तो बनता है। रिडक्शन डिवीजन इज अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस 2, नहीं मियोसिस 1। आपका सी गलत हो गया, याद रखिएगा, सी अब आंसर नहीं होगा, यानी ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। मियोसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स, सही बात है। सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज 1, ये बात के बारे में कुछ बताइए, क्या होगा? सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज 1, जी नहीं, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एनाफेज 1 में, एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होता है, मार्क कर लीजिएगा। तो ABD इज द राइट आंसर, ठीक है बॉस। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रूट। टैप रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो, ये बात बिल्कुल सही है। फाइब्रस रूट कॉमनली फाउंड इन डाइकॉट, नहीं सर, डाइकॉट नहीं, मोनोकॉट, मोनोकॉट गलत हो गया। एडवेंटिशियस रूट में अराइज फ्रॉम स्टेमोली, बिल्कुल अदर देन रेडिकल की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। नेमेटोफोर्स फैसिलिटेट गैसेस एक्सचेंज इन मैंग्रोव प्लांट, बिल्कुल सही है। रूट्स आर मल्टीसेलर, नहीं सर, ये यूनिसेलर होते हैं, तो आंसर आप चेक कर लीजिएगा।
इसमें ए सही है, सी सही है और डी सही है, तो ए सी डी कोई है? यस, पहला आंसर ए सी डी। क्वेश्चन नंबर 41, माइटोकॉन्ड्रिया आर रिफर्ड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। बिल्कुल सही बात है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस मानते हैं क्योंकि इसमें अलग से अपना डीएनए होता है, इसमें अलग से अपना राइबोसोम होता है और इस वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है। ये सेमी ऑटोनॉमस इसलिए है क्योंकि ये प्रोटीन बना लेता है। अब आप कहेंगे सर सेमी क्यों है? क्योंकि सारे प्रोटीन नहीं बना पाता जितनी की जरूरत होती है, बट कुछ तो बना लेता है। क्यों बना लेता है? वो डीएनए और राइबोसोम है। अगला रीजन पढ़ते हैं, दे पजेस देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। बिल्कुल सही बात सर, ए भी सही है, आर भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यानी कि असर्शन रीजन करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेन, आंसर फर्स्ट। अगला सवाल मैचिंग का सवाल है, आइए मैच करते हैं। माइकोप्लाज्मा ए किसके साथ जाएगा? लैक सेल वॉल, तो ए का क्यू। सर ये दो ऑप्शन गए। नॉस्टॉक, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक क्या है? नॉस्टॉक के लिए कह सकते हैं फिलामेंटस फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स, तो बी आपका जाएगा पी के साथ। तो सर अभी भी दोनों में है, यानी अभी आंसर हम कर नहीं पाएंगे। सी पैरामीशियम, सीलेटेड यूनिसेलर यूकैरियोट्स, बिल्कुल, तो सी का आर। ठीक है, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? सी का आर ये दिया हुआ है, आंसर शुड बी फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफर फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्राइमरली इन हैविंग। अब देखिए रफ और स्मूथ दोनों में क्या अंतर है? रफ में राइबोसोम होता है, रफ में राइबोसोम होता है, और यानी कि सीधे आंसर की बात करें, राइबोसोम अटैच टू सरफेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब एक सवाल है, राइबोसोम जो पाया जाता है ईआर के ऊपर, सवाल पूछा जाता है कि इन या ऑन, तो ये कमेंट में आप बताइए, नीट में आ चुका है, इन या ऑन। ठीक है, जस्ट पूछ रहा हूं कि आपका और हमारा कोऑर्डिनेशन बढ़े, और कोई बात नहीं है। तो 43 का आंसर क्या हो गया? सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 44, इन प्लांट सेल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की जैसी बात करी, तुरंत मन में टोनोप्लास्ट आना चाहिए। ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल separated from cytoplasm by selective permeable membrane that regulate movement of ion and metabolites into out of vacuolar lumen। सीधे आंसर बता दीजिए। टोनोप्लास्ट इन क्लोजिंग वैक्यूल्स। अब मेरा फिर यहाँ पे एक सवाल है, ये जो टोनोप्लास्ट के अंदर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल को ला करके स्टोर किया जाता है, वो अलोंग द ग्रेडियंट करते हैं या अगेंस्ट द ग्रेडियंट करते हैं? तो यहां भी आपको कमेंट में आंसर करना है, अलोंग द ग्रेडियंट एंड अगेंस्ट द ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर लिखिए कमेंट में, और आंसर जो आपका बनता है वो कमेंट करिएगा, क्योंकि ये सवाल जो मैं पूछ रहा हूं ये काफी अच्छा है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, यस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट नोन एज एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, बिल्कुल सही बात है। डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड एंड गैमेटोफाइटिक, करेक्ट होती है, हैप्लॉइड होती है और गैमेटोफाइटिक होती है। गैमेटोफाइटिक क्यों होती है? क्योंकि गैमेट बना रहा डायरेक्टली। स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं सर, डिपेंडेंट होती है, गलत हो गया। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, सही बात है। वैस्कुलर टिश्यूज वेल डेवलप्ड, गलत बात है। तो आपका सी और ई ये दोनों नहीं होगा। अब सी और इसमें जिसमें ना हो तो ई नहीं है और सी नहीं है, तो ए बी डी 45 का थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ इंपल्स ट्रांसमिशन एट केमिकल सिनेप्स। इसको सवाल पढ़ के आंसर करेंगे। फ्रॉम पोस्ट सिनेप्टिक टू प्री सिनेप्टिक, नहीं सर, प्री टू पोस्ट होता है। अगर आप सिनेप्स पढ़ेंगे तो प्री टू पोस्ट होता है, बोथ डायरेक्शन नहीं, ओनली फ्रॉम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, बिल्कुल सही। सिनेप्स किसे कहते हैं याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। 47, the counter current mechanism in kidney help in the concentration of urine mainly by maintaining an osmotic gradient in a specific region, and this region is, देखिए जब काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करते हैं तो NaCl और यूरिया के एक्युमुलेशन की बात करते हैं, और वो होता है रेनल मेडुला में। क्या होता है? रेनल मेडुला में। अच्छा सवाल है, जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48,
इन द मैमेलियन किडनी मैकुला डेंसा इज बेस्ट डिस्क्राइब। आप बच्चे कहेंगे मैकुला डेंसा तो एनसीईआरटी में दिया नहीं है। हमने एक डायग्राम आपको डिस्प्ले कर रखा है। ये जो मैकुला डेंसा है ये डिस्टल ट्यूब्यूल जो आपने पढ़ा है उसमें मर्जी मिलेगा। और ये जो मैकुला डेंसा है ये कीमो रिसेप्टर्स है, इसमें कुछ कीमो रिसेप्शंस की प्रॉपर्टी होती है जिस वजह से ये चीज़ों को मेंटेन करता है। अब प्रोसेस के लिए आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। तो स्पेशलाइज्ड कीमो रिसेप्टर सेल इन डिस्टल ट्यूब्यूल दैट सेंस सोडियम क्लोराइड लेवल एंड एडजेसेंट जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात कर रहा है, और उसको चेक करेगा। बेसिक सी बात यहाँ पे है, डिटेलिंग तो यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकते हैं, बट मैकुला डेंसा याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए आउट ऑफ एनसीईआरटी जा करके, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने इसलिए दे रखा है, आपको ये पूरी प्रोसेस, पूरा फिल्ट्रेशन, सारी चीजें याद होंगी। अच्छा, यहाँ पे आसान भी था, बैरियर रिसेप्टर प्रेशर की कोई बात यहाँ होती नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, पढ़ना ही नहीं है। पीसीटी में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ऑस्मो रिसेप्टर की बात भी यहाँ पे बेसिकली इस पॉइंट से तो नहीं ही है, ठीक है। फर्स्ट आंसर हो जाएगा 49। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स शो रेडियल सिमेट्री। आसान सवाल है, स्टेटमेंट में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, आसान सा है, देख लेते हैं। अर्थवॉर्म में बायलेटरल सिमेट्री है, फ्रॉग में बायलेटरल, हाइड्रा, यस हाइड्रा, इसमें आपके पास रेडियल सिमेट्री होगी। कॉकरोच में, अब सिंपल सी चीज़ है, आपने पढ़ रखा है, हाइड्रा में आपके पास रेडियल सिमेट्री है। पॉलीफेरा आपका एसिमेट्रिकल है ना, और इसमें सब में बायलेटरल सिमेट्री बेसिकली प्रेजेंट हो सकती है। तो आपके पास सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। आसान सवाल, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट आई 50। बायोल्यूमिनेसेंस द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। अक्सर याद होगा आपको ये। बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी कहाँ होती है, टिनोफोर्स में होती है, यस, प्लूरोबैक्टीरिया याद होगा। तो ये सही स्टेटमेंट है। टिनोफोर पजेस निडोब्लास्ट सिमिलर टू निडरियन, जी नहीं सर, टिनोफोर में निडोब्लास्ट अब्सेंट होता है, निडरियंस में प्रेजेंट होता है, फॉर डिफेंस एंड प्रे कैप्चर एज वेल। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, सेकंड। ये फैक्ट है, जहां फैक्ट है वहां टाइम नहीं देना है। गिवन सेल इज करेक्टरिस्टिकली सीन इन एनिमल बिलोंगिंग टू द फाइलम। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यही सेल है जिसका नाम है नेमाटोब्लास्ट। नेमाटोब्लास्ट, ठीक है। और ये पॉलीफेरा में नहीं है सर, ये निडारिया में पाई जाती है। एक सवाल और पूछ लो, चलिए, क्या फंक्शन होता है इसका, तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता भी दे रहा हूं। इनकरेज करता है, डिफेंस करता है, और कैप्चर को प्रे करने में मदद करता है, सॉरी, प्रे को कैप्चर करने में मदद करता है। Which of the following endocrine gland is directly involved in the regulating circadian rhythm या circadian rhythm through the hormone secretion? Yes, इसका सीधा आंसर रखिएगा, पिनियल ग्लैंड है, और सर्केडियन रिदम में आपके पास मेलेटोनिन हार्मोन। स्लीप बेक साइकिल या 24 घंटे में जो हमारी बॉडी में होता है, उन सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, ठीक है। आसान सवाल है, फैक्ट है, आपको आता भी होगा। At the neuromuscular junction, arrival of a nerve impulse leads to release of neurotransmitter that initiate muscle contraction. So, सीधा आंसर है एसिटिलकोलिन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में एसिटिलकोलिन का बड़ा अहम रोल है, याद कर लीजिएगा। यस, अब यहां थोड़ा पढ़ना है। With reference to oxygen transport, consider the following statement. Oxygen bind to hemoglobin reversibly. बिल्कुल सही बात है। Each hemoglobin molecule can bind 4 O2 molecule. Correct. ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म्ड इज फेवर्ड एट लो O2। नहीं सर, जब हाई O2 होगा, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होगा, तो बाइंडिंग की बात करेंगे। CO2 कंसंट्रेशन अफेक्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन का, बिल्कुल अफेक्ट कर सकता है। अभी तक सिर्फ सी गलत है, याद रखिएगा। फीटल हीमोग्लोबिन हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। फीटल हीमोग्लोबिन, बिल्कुल इसकी बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा होती है, हाँ, एफिनिटी इसकी ज्यादा होती है। इस पर आंसर हो जाएगा A, B, D एंड E। सी आपका जो है वो गलत है, तो जहां जहां सी वो काट देंगे तो आंसर हो जाएगा सेकंड। अच्छा सवाल बना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। ऑल कार्डेट्स पजेस नोटोकार्ड थ्रू आउट द लाइफ। गलत बात है, रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। आपका नोटोकार्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन वर्टिब्रेट्स, ये बात सही है। तो असर्शन आपका फॉल्स है, और असर्शन फॉल्स सिर्फ एक ऑप्शन में दिया, रीजन ट्रू है। आपको मालूम होना चाहिए कि सारे कॉर्डेट्स में नोटोकार्ड पूरी जिंदगी नहीं रहती है, कुछ में चेंज हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, और इसीलिए ये लोग वर्टिब्रेटा में काउंट किए जाते हैं। तो अक्सर एक लाइन पूछी जाती है, आपको मालूम होगा, ऑल
वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ठीक है। यस, तो आंसर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 56, अल्ट्राफिल्ट्रेशन यस अकर्स इन रीनल कैप्सूल, सही बात है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन अकर्स मेनली इन पीसीटी, सही बात है। एडीएस डिक्रीजेस वाटर रिअब्जॉर्प्शन, नहीं सर, एडीएस इंक्रीजेस वाटर रिअब्जॉर्प्शन, बढ़ा देता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन एड्स सब्सटेंस टू फिल्ट्रेट, जब आप ट्यूबुलर सिक्रीशन करोगे, कुछ डालोगे तो फिल्ट्रेट में बढ़ाएगा ही ना, तो सही बात है। काउंटर करंट मैकेनिज्म कंसंट्रेट यूरिन, बिल्कुल सही बात है। तो अगेन आप अक्सर देख रहे होंगे सी कई बार गलत कर रहे हैं, तो ए बी डी और ई ये आपका यहाँ पे सही होगा और सी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। काफी अच्छा सवाल है, काफी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। 57, ए प्रोटीन बिकम्स फंक्शनल ओनली आफ्टर एसोसिएशन ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। तो जब हम मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड की बात करते हैं तो हम क्वार्टरली प्रोटीन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन याद होगा, तो यस क्वार्टर स्ट्रक्चर हो जाएगा, फोर्थ आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, विद रेफरेंस टू पॉरीफेरा कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। बॉडी इज परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर्स, ऑस्टिया आपको पता होगा, करेक्ट। कैनाल सिस्टम हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन, बिल्कुल। मेसोग्लिया इज सेलुलर, नहीं सर, ए सेलुलर एंड नॉट डिफरेंशिएटेड, अगेन सी इनकरेक्ट। कॉनोसाइट्स लाइन द स्पॉन्जोसील, सही है। स्केलेटन में भी कंपोज्ड ऑफ स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जन, तो अगेन ए बी डी और ई करेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। 59, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड डायाफ्राम टुगेदर अल्टर थोरेसिक वॉल्यूम, ठीक है। लीडिंग टू चेंज इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ये भी बात ठीक है। अब बात कर रहे हैं इंस्पिरेशन की। इंस्पिरेशन अकर्स प्राइमरली बिकॉज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंस्पिरेशन कब होगा, जब अंदर का प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए और बाहर का प्रेशर ज्यादा रहे। तो आंसर इंस्पिरेशन अकर्स जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, तो बिकम्स इक्वल, नहीं सर इसमें तो कुछ नहीं होगा। राइजेस अबव एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो जाएगा तो बाहर से एयर अंदर आ ही नहीं सकती। फॉल्स बिलो, बिल्कुल सही बात है, अगर इससे यहां पे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी आप इंस्पिरेशन की बात सोच सकते हैं। 60, स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम टुवर्ड सबस्टेट इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय रैंडम कोलिजन, नहीं। परमानेंट कोवेलेंट बॉन्ड, नहीं। परमानेंट हो जाएगा तो फिर दोबारा ब्रेक की बात कैसे करेंगे, लास्ट में प्रोडक्ट से अलग कैसे होगा। आइडेंटिकल केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑल सबस्टेट, आइडेंटिकल ठीक है, बट फोर्थ ऑप्शन में कॉम्प्लीमेंट्री शेप बिटवीन एंजाइम एक्टिव साइट्स एंड सबस्टेट, कॉम्प्लीमेंट्री शेप ज्यादा अच्छा आंसर है, तो इसमें फोर्थ आंसर हो जाएगा। द क्वेश्चन नंबर 61, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लड ग्रुप्स। एबीओ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन सरफेस एंटीजन, बिल्कुल सही बात है। AB ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ये बात बिल्कुल ठीक है। O ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल और यूनिवर्सल डोनर, याद होना चाहिए ये। RH इनकम्पेटिबिलिटी अकर्स ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, नहीं। RH इनकम्पेटिबिलिटी सेकेंड प्रेगनेंसी में होगी, ठीक है। तो आपका D वाला यहां पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो इस सब में D गलत है, ठीक है। आसानी से आप कर भी सकते हैं, बट हम अगला भी पढ़ दे रहे हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अफेक्ट्स फीटस, इवन उसकी डेथ हो जाएगी जब सेकेंड प्रेगनेंसी में। केस आप जानते हैं, वो सारा केस आपको पता होगा, तो फिलहाल हम यहां पे सीधे आंसर बता देंगे, फर्स्ट आंसर होगा डी इनकरेक्ट है, क्योंकि सेकेंड प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 62, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, सीधे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछ रहा है। मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, जो सबसे सिंपलेस्ट है वो काहे का हाइड्रोलाइज हो पाएगा। सेलुलोज इज होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज, याद होना चाहिए। स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, ये बात भी बिल्कुल सही है। ग्लाइकोजन इज लीनियर पॉलीमर, आप डायग्राम देखिएगा, वहां पे डायग्राम बना हुआ है और उसमें ब्रांच्ड है, क्या है, ब्रांच्ड है। राइबोज इज कंपोनेंट ऑफ आरएनए बट नॉट डीएनए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता दोनों पेंटोज ही है। तो भैया यहां पे आप चेक कर लीजिएगा, डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है सिर्फ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी और ई, क्योंकि बाकी सब में डी है। थर्ड
क्वेश्चन नंबर 63, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड, CO2 ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है, पूछ रहा है कि अकाउंटिंग फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द मेजर, तो मेजर आपका होता है बाइकार्बोनेट के रूप में, किस रूप में? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। लगभग 70% CO2 ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डिजॉल्व, सर नहीं, ये 7% के आसपास होगा सर, बाइकार्बोनेट फोर्थ 70%। ठीक है, अगला सवाल 64, द हार्मोन दैट इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल यानी हाइपर कैल्शियमिक, यानी जो कैल्शियम का लेवल बढ़ा दे। तो देखिए कैल्सिटोनिन तो कैल्शियम का लेवल घटाता है ब्लड में, ये हाइपोकैल्शियमिक है। थायरॉक्सिन का इसका कोई रोल नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ पैराथॉर्मोन व्हिच इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 65, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट नर्व इंपल्स कंडक्शन के रिगार्डिंग है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड मेनली ड्यू टू डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ये बिल्कुल सही बात है। ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन सोडियम चैनल ओपन कॉजिंग इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। रिपोलराइजेशन ऑफ अकर्स ड्यू टू इफ्लेक्स ऑफ पोटेशियम, करेक्ट, इफ्लेक्स ऑफ पोटेशियम से रिपोलराइजेशन होता है। डी, एक्शन पोटेंशियल फॉलो द ऑल और नन रूल, या तो होता है या तो नहीं होता है, करेक्ट। Saltatory conduction above statement are okay. Saltatory conduction occurs in non-myelinated fiber। देखिए saltatory conduction जो है ये नॉन में नहीं होता, ये सिर्फ माइलिनेटेड में होता है, याद रखिएगा। तो A, B, C, D फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट आंसर आपका होगा, और इसमें E जो है ये गलत है, अक्सर पूछा भी गया है कई बार, ये भी याद रखिएगा। 66, फैट बॉडीज, ये जो फैट बॉडीज होती हैं ये एनर्जी रिजर्व के रूप में काम आती हैं फ्रॉग में ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन के दौरान। तो ए का आपका हो जाएगा एस, और 2 ऑप्शन गया। क्लोएका कॉमन चैम्बर फॉर एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, तो बी का क्यू, ए का एस एंड बी का क्यू, दैट इज 4th ऑप्शन हो जाएगा। मीजोनेफ्रॉस किडनी से रिलेटेड है, टिम्पैनम साउंड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो डी का पी आप आसानी से, अक्सर फैट बॉडीज ही है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। 67, द हाइपोथैलेमस एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन, बिल्कुल सही बात है, दोनों के बीच लिंक स्थापित करने के लिए ये जाना जाता है। हाइपोथैलेमस सिक्रीट्स हार्मोन दैट डायरेक्टली एक्ट ऑन पेरिफेरल टारगेट, देखिए डायरेक्टली नहीं करता, एक्चुअली आप सभी लोग जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जा करके और ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है ना। तो एसएसआर आपका ट्रू है और रीजन आपका फॉल्स है, तो आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, कंसीडर गिवन टू स्टेटमेंट ऑल सीलोमेट्स एनिमल पजेस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए ऑल सीलोमेट एनिमल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं रखते, क्योंकि आपको मालूम है आर्थ्रोपोडा भी सीलोमेट्स है, और आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। कौन सा है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। एनालिट्स एग्जिबिट ट्रू सीलोम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, और दूसरा करेक्ट है, तो आंसर 3rd। ए स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, इंपल्स इनिशिएशन इन द नॉर्मल ह्यूमन हार्ट। इंपल्स इनिशिएशन हार्ट ऑफ हार्ट की बात कर रहा है, और आप जानते हैं हार्ट ऑफ हार्ट कौन है? एसए नोड। कौन है? एसए नोड, दैट इज साइनोएटिल नोड। एक क्वेश्चन आपको मैं यहां दे रहा हूं, प्लीज आंसर करिएगा कमेंट में। लोकेशन कहां है? एसए नोड की लोकेशन बताइए, एसए नोड की लोकेशन बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। क्वेश्चन नंबर 70, एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। रेट बढ़ाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है कौन? एंजाइम। तो लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, यहां पे और ऑप्शंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। कई बार पूछा गया है कि एंजाइम कैसे बढ़ा देता है? कार्बोनिक एनाइड्रेज 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। याद रखिए कितना तेज रिएक्शन होती है, बहुत तेज होती है, याद रखिएगा। बायोमॉलिक्यूल का सवाल है, अच्छा सवाल है, तो प्लीज यहां पे डी आंसर हो जाएगा, यानी 4th। इन ह्यूमन पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन एल्वेलर एयर
एंड पल्मोनरी कैपिलरीज प्ले क्रूशियल रोल इन द इफिशिएंट एक्सचेंज। दोनों में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्या एक्चुअल में? करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू ब्लड फ्रॉम एल्वेलाई। यानी ऑक्सीजन एल्वेलाई से कहां जा रहा है? ब्लड में जा रहा है। यानी एल्वेलाई का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, ब्लड का पार्शियल प्रेशर कम होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इंटरिंग पल्मोनरी कैपिलरीज। सिंपल सी बात है भाई, एल्वेलाई से ब्लड में जा रहे हैं तो ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा, तो हाई टू लो मूव कर जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन अच्छा सवाल है, आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 71 हो गया। अब कौन सा है? 72। एल्वेलाई प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया, एल्वेलाई प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया एंड थिन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। बिल्कुल बात सही है, गैसेस एक्सचेंज मेनली एल्वेलाई में ही होता है। एल्वेलर वॉल आर थिक एंड रिचली क्रिटिनाइज्ड, ये गलत है। रिचली ब्लड सप्लाई होती है इसको, है ना। वेस्ट्राइट बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ए सही है और जो बी है वो इनकरेक्ट है। तो सेकंड आंसर हो जाएगा यहां पे भी 72 का सेकंड आंसर। ठीक है, अगला सवाल बहुत आसान क्वेश्चन। Which connective tissue is responsible for connecting the muscle to bone? Muscle to bone. Muscle to bone, tendon. और bone to bone, ligament. Bone to bone होता तो ligament, muscle to bone है इसलिए tendon. Second answer. पिछले तीनों क्वेश्चन का आंसर सेकंड है। Which of the following hormone act mainly by altering gene expression through the interaction and intracellular receptor? आपको याद होगा एनसीईआरटी का 11th का लास्ट पेज, और उस लास्ट पेज में दिया गया है कि रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे हैं या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हैं। तो स्टेरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर्स कहाँ हैं? इंट्रासेलुलर। थायरॉक्सिन के रिसेप्टर्स कहाँ हैं? इंट्रासेलुलर। बाकी जितने प्रोटीनेसिस हार्मोन हैं, तो इंसुलिन, एड्रेनालिन, ग्लूकागॉन, इसके सबके कहाँ होंगे? मेम्ब्रेन पे। आंसर क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन। स्टेरॉयड होता तो भी आंसर होता यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहे हैं कि ए बैंड शॉर्टन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। सर ए बैंड कभी भी शॉर्ट नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है। आई बैंड शॉर्टन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही है। तो ए इनकरेक्ट एंड बी इज करेक्ट। थर्ड आंसर हो जाएगा। अक्सर नीट में सवाल इस पॉइंट से बनता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कैल्शियम एंड रिक्वायर्ड फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन आर रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट्स अ काइंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड 76 का सेकंड। Question number 77. Which of the following plasma protein play a major role in maintaining colloidal osmotic pressure? जी, आसान सवाल। फाइब्रोनोजन ब्लड क्लॉटिंग, ग्लोबुलिन डिफेंस सिस्टम, प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग, एल्बुमिन कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। 78. In a neuron, electrical synapses are transmitted away from the cell. सेल बॉडी से दूर, सेल बॉडी से दूर कौन ले जाता है? तो सर ले जाएगा, दैट इज एक्सॉन। कौन ले जाएगा? एक्सॉन। सेल बॉडी से दूर ले जाने की जिम्मेदारी एक्सॉन। और सेल बॉडी के पास लाने की जिम्मेदारी किसकी है? जी, कमेंट में आंसर करिएगा। सेल बॉडी की तरफ कौन लाता है? तो आंसर डेंड्राइट लाता है और दूर ले जाता है एक्सॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 ड्यूरिंग एन एक्शन पोटेंशियल रैपिड डिपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरोनेवल मेम्ब्रेन अकर्स प्राइमरली ड्यू टू, क्या पूछ रहा है आपसे? देखिएगा, डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन के लिए सोडियम की एंट्री, कहते ना बाढ़ आ जाती है सोडियम की, तो इनफ्लक्स, रैपिड इनफ्लक्स होना चाहिए किसका? सोडियम का। तो यस, फोर्थ आंसर होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। पॉरीफेरा कैनाल सिस्टम, ए का पी, ए का पी यानी ये गया, ये भी गया। बी टीनोफोर्स कॉम्प्लेट्स एंड बायोल्यूमिनेसेंस, बी का क्यू, यानी कि अब कौन गया? बी का क्यू। फर्स्ट 80। एनलेट्स मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सी का आर करेक्ट है। एंड डी जॉइंटेड एपेंडिसेस। ये चारों सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, प्लीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ ए बी वॉल्व। लब डब दो प्रोमिनेंट साउंड है हार्ट में आपके पास, तो लब प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ ए बी वॉल्व, बिल्कुल। स्टेटमेंट डब साउंड इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व। दोनों स्टेटमेंट प्लीज याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, दो के दोनों करेक्ट है, यहाँ पे कुछ भी समझाने जैसी बात नहीं है। 82
कंपाउंड इन्वॉल्व इन मेनली इन प्लांट डिफेंस एंड इकोलॉजिकल इंटरेक्शन बट नॉट इन बेसिक मेटाबोलाइट, बेसिक मेटाबॉलिज्म आर क्लासिफाइड। आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है जो बेसिक मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होता है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, और जो बेसिक मेटाबॉलिज्म के अलावा किसी और में इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे कि डिफेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, सेकेंड। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 83, थोड़ा अच्छा सवाल है। ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन के बारे में पूछ रहे हैं। ह्यूमन स्केलेटन हैज 206 बोन एट ऑल स्टेज ऑफ लाइफ। देखिए ऑल स्टेज पे 206 बोन नहीं होती, कभी ज्यादा कभी कम, कॉटलीज का भी इशू है। बताइएगा ये सही है कि गलत है? हाँ जी, चलिए, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है तो फिलहाल ये स्टेटमेंट आपका गलत है। हर समय 206 नहीं होता, कभी 270 भी हो सकता है। स्टर्नम इज पार्ट ऑफ एक्सेल स्केलेटन, ये बात सही है। हायोइड बोन आर्टिकुलेट विद अदर बोन, सर ये किसी के साथ जुड़ी नहीं होती। वर्टिब्रल कॉलम हैज 33, अभी तक तो ये गलत है। एपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड्स गर्डल एंड लिम्स, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए हमारे पास दो ऑप्शन मिला, बी बिल्कुल सही है और जो आपका ई है ये भी बिल्कुल सही है। बट एक चीज क्लियर है, ए ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है, ए कहीं नहीं हो सकता। तो ए ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे सर वर्टिब्रल कॉलम में 33 के बजाय 26 होता है, मैं एग्री करता हूं, बट नीट में आ जाएगा तो क्या करोगे? अब चूंकि और ऑप्शन नहीं बन पा रहा है इसलिए हम मान के चलेंगे कि ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात है उस समय की बात हो रही है। आंसर हो जाएगा बी डी ई करेक्ट। मैंने पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया कि मैं क्यों कह रहा हूं सर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, होना चाहिए एम्ब्रियोनिक स्टेज, चूंकि और ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा है इसलिए हम इसको करेक्ट कर रहे हैं, वैसे ही इनसे इनकरेक्ट करेंगे। 84, फ्रॉग के बारे में पूछ रहे हैं, फ्रॉग एनाटॉमी के बारे में। फ्रॉग स्किन इज मॉइस्ट एंड ग्रैनुलर, सही बात है। फ्रॉग हैज 3 चैम्बर हार्ट, सही है। रिस्पिरेशन अकर्स ओनली थ्रू लंग्स, नहीं सर, बक्कल कैविटी के थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है, स्पेशली मॉइस्ट स्किन की बात कर सकते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। क्लोएका कॉमन चैम्बर फॉर एक्सक्रीटरी रिप्रोडक्टिव डक्ट, ठीक है। फ्रॉग आर यूरिकोटेलिक, नहीं सर, यूरियोटेलिक। कौन सा होगा? यूरियोटेलिक। तो ए कौन कौन सा गलत है? सी इनकरेक्ट है और ई इनकरेक्ट है, सी और ई इनकरेक्ट है, तो ए बी डी करेक्ट है, पहला ऑप्शन चेक कर लीजिए। 84 का फर्स्ट। 85, फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी नोन एज न्यूरॉन, नहीं ये नर्वस सिस्टम का है, तो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, आसान सवाल है, नेफ्रॉन बात कर रहे हैं। अक्सर न्यूरॉन नेफ्रॉन एक ही दिखता है, याद रखिएगा। विच टाइप ऑफ बॉडी कैविटी इज फाउंड इन राउंड वर्म? जी शिरो, कौन सा? शिरो, राउंड वर्म में शिरो। हार्मोन और पूछा जा रहा है हार्मोन्स के बारे में, बताइएगा। हार्मोन केमिकल मैसेंजर हैं जो कि बहुत थोड़े से अमाउंट में रिलीज होते हैं, ये बात ठीक है। हार्मोन एक्ट ओनली ऑन द टिश्यू फ्रॉम विच दे रिलीज, नहीं सर, सिर्फ वहां से रिलीज होता है जहां से निकलते हैं, ऐसा नहीं है। ये दूर जाते हैं, ब्लड के थ्रू जाते हैं और जाके काम करते हैं। हार्मोन्स इफेक्ट मे बी रैपिड और स्लो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ हार्मोन, ये बात थोड़ा बहुत ठीक है, दोनों हो सकता है। तो अभी फिलहाल बी ऑप्शन आपका पूरी तरीके से गलत हो गया, तो ये ऑप्शन चला गया। हार्मोन इफेक्ट में बी रैपिड और स्लो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ हार्मोन। हार्मोन आर डिग्रेडेटेड आफ्टर एक्सर्टिंग देयर इफेक्ट, इफेक्ट करने के बाद ये डिग्रेड हो जाते हैं। ऑल हार्मोन्स आर पेप्टाइड, तो सर ध्यान रखिएगा सारे के सारे हार्मोन पेप्टाइड नहीं है, ये गलत हो गया और ये भी आपका गलत हो गया। सारे के सारे हार्मोन पेप्टाइड नहीं है, कुछ स्टेरॉइड है, कुछ थायरॉक्सिन है, तो ई गलत हो गया और बी गलत हो गया, दो आपके रॉन्ग हैं। तो बी और ई को हटा दीजिए, तो ये 3 चला गया। इट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 4th। ओके, नेक्स्ट है ए सी डी, ए सी डी करेक्ट। अगला 88, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस, जेजी ऑपरेटस की बात कर रहे हैं, और आपको मालूम होगा जेजी ऑपरेटस क्या निकलता है यहां से, पूछ कर है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने की बात कर रहा है, बिल्कुल रेनिन, रेनिन निकलेगा और जाकर के रास मैकेनिज्म ऑपरेट होगी पूरी की पूरी, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3rd। ठीक है, अगला लिपिड्स आर नॉट कंसिडर्ड ट्रू पॉलीमर बिकॉज, ट्रू पॉलीमर क्यों नहीं है? इनसॉल्युबल नहीं, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं, कंटेन फैटी एसिड नो।
डू नॉट कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट। चूंकि ये रिपीटिंग मोनोमेरिक यूनिट नहीं जोड़ता है इसलिए पॉलीमर नहीं है, और इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये बात बिल्कुल ठीक है, और जो थायरॉक्सिन है ये इसके बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो ये भी ठीक है, लेकिन एक दूसरे का कोई रिलेशन आपस में नहीं है इस प्रोसेस को लेके। तो एसेसन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे एक्सप्लेन किया वहाँ हमने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। तो ये आपके 90 सवाल हो गए। चूँकि ये पहला वीडियो था, अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है धीरे धीरे की, और कैसे अच्छे से आपको समझाया जाए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा भी वीडियो लगा होगा कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा भी कैसा, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आगे आपके लिए और काम कर पाएंगे। जो भी हमने क्वेश्चंस दिए हैं उनमें कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट BTS में, BTS के पेपर को डिस्कस करने के लिए बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।